सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और आज की इस विशेष वीडियो में जी हां हम बात करने जा रहे हैं CSR अपॉर्चुनिटीज़ इन 2026। 2026 में CSR कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, क्या घटने वाली हैं, इन तमाम मुद्दों पर मैं आपको जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ मैं जो हमारे एक्टिव NGOs हैं उनको कुछ विशेष दिशा निर्देश भी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अब वो अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। इस 2026 में कहाँ तक आप CSR को जो है ग्रैब कर पाएंगे। चलिए मैं इन सभी पर डिटेल्स डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर CSR इन 2026। जी हाँ, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव राष्ट्रीय NGO महासंघ के इस चैनल द NGO गुरु पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो चेक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जी, CSR के अंदर अभी बहुत सारे मिथ चल रहे हैं और कुछ रियलिटीज़ जो हैं मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे, आप जब फेसबुक को ओपन करेंगे, आप अपने लिंक्डइन को ओपन करेंगे तो हमारे तमाम जो मेंटर्स हैं, हमारे तमाम जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या इस NGO सेक्टर के बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक सीरीज़ चलाई हुई थी लगातार कि भाई CSR के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब जो है पहले होता था कि भाई कंपनीज़, जिन कंपनियों का जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ है और उनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो जो है मतलब ग्रेटर देन 5 CR है, 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो उस पर CSR की लायबिलिटी लागू होती थी। अब जो है कुछ जो नए मिथ चल रहे हैं, काफ़ी सारे तमाम पोस्ट जो चल रही हैं उसके हिसाब से जो क्लेम किया जा रहा है कि भाई अब नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर को जो है 500 करोड़ पर डाल दिया गया है। यानी कि जो चीज़ 1000 करोड़ थी हमारी टर्नओवर, उसको 500 करोड़ कर दिया गया है। नेटवर्थ जो 500 करोड़ मांगी जाती थी कंपनीज़ की, उसको 100 करोड़ कर दिया गया है। और नेट प्रॉफिट अगर आपका 5 करोड़ से अधिक पर CSR लायबिलिटी लागू होती थी तो ऐसे में अब उसको 3 CR कर दिया गया है। अब इसमें रियलिटी क्या है, इसमें मिथ्स क्या हैं, इस पर मैं गहन चर्चा करूंगा आपके साथ। हालांकि एक टाइप का एक जो है बिल ज़रूर लाया गया था। मैं पहले तो बात कर लेता हूं कुछ पिछले आंकड़ों की कि भाई नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल पे अगर आप चेक करेंगे तो 2023-24 तक जो CSR कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो CSR के दायरे में आती हैं, लगभग 27,188 कंपनीज़ पर CSR लागू होता है। अभी तक का ओवरऑल जो स्पेंड था 23 और 24 का वो लगभग 34,909 करोड़ के आसपास था। कुल 59,633 प्रोजेक्ट्स जो है इसके तहत फाइनेंस किए गए थे या उनको CSR दिया गया था और लगभग जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके अंदर कवर अप किए गए थे। अब पिछले साल की अगर मैं कुछ तुलना करूं CSR नेशनल CSR पोर्टल के डाटाबेस के हिसाब से तो हमारे पास 20-21 के अंदर 20,840 कंपनियां थीं। 21-22 में उनकी संख्या 20 से 20,234 हुई। अगर मैं 22 और 23 की बात करूं तो 26,377 कंपनियां हमारी जो है काउंट की गई CSR के दायरे में। अगर मैं बात करता हूं 23 और 24 की तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 30,000 को पार कर गया है। और अगर मैं बात करता हूं जो है 24-25 की तो ये आंकड़ा जो है अगर हम देखें तो 24-25 या 25-26 में अभी तक पूर्ण तरीके से जो है डाटाबेस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये संख्या जो है वो मोर देन 32,000 जो है पार हो चुकी है। हालांकि जब आप नेट पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये जो लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर कि भाई नए जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या 25-26 है उसके आंकड़े अभी तक पूरे अपडेट नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड से संख्या जो है वो 28 से 30 जा सकती है। लेकिन ये लास्ट ईयर ही थी आपकी 28 से 30,000 के आसपास। अब जो संख्या है वो आपकी 32 प्लस हो गई है। चलिए जी, ये जो संख्याएं आपको बताई गई हैं ये संख्या उन कंपनियों की हैं जिनको सेक्शन 135
के तहत CSR लागू है, जिन्होंने CSR 2 फॉर्म फाइल किया है, अपनी एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर या एनुअल रिपोर्ट में जो है CSR डिस्क्लोजर दिया है जिन्होंने, राइट। वास्तव में ये संख्या जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। कुछ कंपनीज जो हैं वो ज़ीरो स्पेंड या कम CSR स्पेंड जो है रिपोर्ट करती हैं, लेकिन नेशनल CSR पोर्टल पर जो है वो रिपोर्टेड या एक्टिव CSR वाली कंपनियां ही दर्शाई जाती हैं। तो अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं तो इनमें से 98% जो कंपनीज हैं वो अपना कंप्लीट जो प्रिस्क्राइब्ड CSR अमाउंट है उसको अब खर्च कर रही है, या फिर कई सब कंपनियां जो उससे ज़्यादा भी अब जो है ओवर स्पेंड भी कर रही हैं, राइट। अब बात करते हैं कि अगर ये अमेंडमेंट लागू हो जाता है तो ये संख्या, अगर मैं बात करूं, ये संख्या दुगनी हो जाएगी, दुगनी से अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर आज की डेट में 32,000 कंपनीज पर CSR लागू है, तो ये CSR अमेंडमेंट अगर बिल लागू हो जाता है, जो नया जो प्रेस्क्राइब दिया गया है वो लागू हो गया अगर, तो ऐसे में ये जो संख्या है वो मोर देन 72,000 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। यानी कि 50 प्लस तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, राइट। 50,000 तो प्लस है ही है, लेकिन जिन्हें हम काउंट नहीं कर पा रहे थे ज़ीरो CSR में और इन सब चीज़ों में, उनकी संख्या मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 72,000 से आसपास ये संख्या जाने वाली है। अब इन नई कंपनीज पे, अगर ये कंपनियां जो नई दायरे में आएंगी CSR के, अगर उनकी बात करी जाए तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके पास अनएक्सपीरियंस जो है या नई CSR टीम होगी, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉन एक्सपर्टीज़ होंगे उनके CSR के जो भी हेड हैं या जो उनकी टीम है, विंग है जो उनकी, उन्हें रूल्स और कंप्लायंस की अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी, और उनकी NGOs की क्रेडिबिलिटी या उनका बैकग्राउंड जो है जांचने में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है ना। इसमें बजट को या फंड एलोकेशन को लेकर भी वो चैलेंजेस फेस करेंगे। पुअर पार्टनरशिप रहेगी, मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसकी जो है पुअर पार्टनरशिप रहेगी, लिमिटेड अवेयरनेस रहेगी अवेलेबल NGOs के बारे में या उनकी मार्केट प्लेस के बारे में, है ना। टाइम और इंटरनल रिसोर्सेज को शॉर्टेज का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। आपके जो जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको मैनेज करने में भी उनको जो है फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उनको ट्रेनिंग या एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, और रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि नई नई कंपनियां हैं और उन पर CSR अगर लागू होगा तो ये समस्या उनके सामने खड़ी होंगी। अब सिनेरियो ये बनता है कि एक फंडिंग एजेंसी अगर न्यूली इस दायरे में आती है, जो है CSR के दायरे में आती है, तो उसके पास ये जो समस्या है मैंने आपको गिनाई, यानी कि एक अनएक्सपीरियंस टीम जिसके सामने ये सारी समस्याएं हैं, उस पर विश्वास करके आगे CSR की फंडिंग करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी, या एक NGO जो ऑलरेडी अपने IGP यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम, या SGP यानी कि सेल्फ जनरेटेड प्रोग्राम, या एक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे प्रोजेक्ट पर जो सस्टेनेबिलिटी को कैरी करता हो, उस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट पर पहले से अगर काम कर रही है, उसको ग्रांट देना जो है इन फंडिंग एजेंसीज की प्रायोरिटी रहेगी, या फिर अपने अनएक्सपीरियंस स्टाफ के भरोसे बैठा रहना, या उनके विश्वास पर या उनके भरोसे पर किसी भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को जो है CSR अमाउंट देना। इनमें से क्या सिचुएशन रह सकती है, इस पर आपकी राय क्या है मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं एक बार फिर इस प्रश्न को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक फंडिंग एजेंसी जो नई CSR के दायरे में आई है, वो अपने अनएक्सपीरियंस स्टाफ के भरोसे किसी भी NGO को अपना ग्रांट या CSR अमाउंट दे देगी, या किसी ऑलरेडी रनिंग NGO जो कि किसी SGP सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट हमने खुद ड्राइव किया, उसकी लागत वगैरह सब हम लगा कर बैठे हुए, राइट। कोई भी IGP यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम या सस्टेनेबिलिटी को कैरी करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट जो आपका पहले से चल रहा है, वो उसको फाइनेंस करेगी, यानी उसको वो सपोर्ट करेगी, या अपनी टीम के भरोसे जो है किसी नई जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करेगी, यानी कि किसी नई NGO की तरफ रुख करेगी। इस पर आपका फैसला, आपका विचार क्या है, मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जो इस सेक्टर के विद्वान लोग हैं, जिनको वो बात जो मैं आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था, जिनको ये मैसेज कन्वे हो गया है, अब बात करते हैं उनसे। अगर ये मौका मिलता है आपको, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप
आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी हमारी एक्टिव एनजीओज़ हैं जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चला रही हैं, इनकम जनरेशन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। अब इनकम जनरेशन प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं जिनका स्किल ट्रेनिंग, जिनका रेवेन्यू मॉडल के साथ है या सोशल एंटरप्राइज के रूप में कवर कर रही है, लाइवलीहुड के प्रोग्राम चला रही हैं, इको फ्रेंडली वेंचर्स चला रही हैं, SGP सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SSG वगैरह पर वर्क कर रही हैं, या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जो संस्थाएँ काम कर रही हैं, उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अपनी एनजीओ की एक्टिविटी रिपोर्ट उसको सॉलिड कर लीजिए। इस साल यानी कि अपकमिंग ईयर 2026 में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रांट एप्लीकेशन को करने की, उसका दायरा भी बढ़ा दीजिए। और किसी भी सलाह की आपको आवश्यकता हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 9991997003। तो चलिए, जो हमारे समझदार साथी संस्थाएं हैं वो तैयार हो गई हैं। क्या आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव, और आज की इस विशेष वीडियो में जी हां, हम बात करने जा रहे हैं CSR अपॉर्चुनिटीज़ इन 2026। 2026 में CSR कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, क्या घटने वाली हैं, इन तमाम मुद्दों पर मैं आपको जानकारी भी दूंगा। और साथ ही साथ मैं जो हमारे एक्टिव NGOs हैं उनको कुछ विशेष दिशा निर्देश भी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अब वो अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। इस 2026 में कहाँ तक आप CSR को जो है ग्रैब कर पाएंगे। चलिए, मैं इन सभी पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर, CSR इन 2026। जी हाँ, मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव, राष्ट्रीय NGO महासंघ के इस चैनल द NGO गुरु पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो चेक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जी, CSR के अंदर अभी बहुत सारे मिथ चल रहे हैं और कुछ रियलिटीज़ जो हैं मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे, आप जब फेसबुक को ओपन करेंगे, आप अपने लिंक्डइन को ओपन करेंगे, तो हमारे तमाम जो मेंटर्स हैं, हमारे तमाम जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या इस NGO सेक्टर के बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक सीरीज़ चलाई हुई थी लगातार कि भाई CSR के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब जो है, पहले होता था कि भाई कंपनीज़, जिन कंपनियों का जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ है और उनका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है, और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो जो है मतलब ग्रेटर देन 5 CR है, 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो उस पर CSR की लायबिलिटी लागू होती थी। अब जो है कुछ जो नए मिथ चल रहे हैं, काफ़ी सारे तमाम पोस्ट जो चल रही हैं, उसके हिसाब से जो क्लेम किया जा रहा है कि भाई अब नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर को जो है 500 करोड़ पर डाल दिया गया है। यानी कि जो चीज़ 1000 करोड़ थी हमारी टर्नओवर, उसको 500 करोड़ कर दिया गया है। नेटवर्थ जो 500 करोड़ मांगी जाती थी कंपनीज़ की, उसको 100 करोड़ कर दिया गया है। और नेट प्रॉफिट अगर आपका 5 करोड़ से अधिक पर CSR लायबिलिटी लागू होती थी, तो ऐसे में अब उसको 3 CR कर दिया गया है। अब इसमें रियलिटी क्या है, इसमें मिथ्स क्या हैं, इस पर मैं गहन चर्चा करूंगा आपके साथ। हालांकि एक टाइप का एक जो है बिल ज़रूर लाया गया था। मैं पहले तो बात कर लेता हूं कुछ पिछले आंकड़ों की कि भाई नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल पे अगर आप चेक करेंगे तो 2023-24 तक जो CSR कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो CSR के दायरे में आती हैं, लगभग 27,188 कंपनीज़ पर CSR लागू होता है। अभी तक का ओवरऑल जो स्पेंड था 23 और 24 का, वो लगभग 34,909 करोड़ के आसपास था। कुल 59,633 प्रोजेक्ट्स जो है इसके तहत फाइनेंस किए गए थे या उनको CSR दिया गया था, और लगभग जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके अंदर कवर अप किए गए थे। अब पिछले साल की अगर मैं कुछ तुलना करूं CSR
नेशनल सीएसआर पोर्टल के डाटाबेस के हिसाब से तो हमारे पास 20-21 के अंदर 20,840 कंपनियां थीं। 21-22 में उनकी संख्या 20 से 20,234 हुई। अगर मैं 22 और 23 की बात करूं तो 26,377 कंपनियां हमारी जो है काउंट की गई सीएसआर के दायरे में। अगर मैं बात करता हूं 23 और 24 की तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 30,000 को पार कर गया है। और अगर मैं बात करता हूं जो है 24-25 की तो ये आंकड़ा जो है अगर हम देखें तो 24-25 या 25-26 में अभी तक पूर्ण तरीके से जो है डाटाबेस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये संख्या जो है वो मोर देन 32,000 जो है पार हो चुकी है। हालांकि जब आप नेट पे गूगल पे कहीं भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये जो लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर कि भाई नए जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या 25-26 है उसके आंकड़े अभी तक पूरे अपडेट नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड से संख्या जो है वो 28 से 30 जा सकती है। लेकिन ये लास्ट ईयर ही थी आपकी 28 से 30,000 के आसपास। अब जो संख्या है वो आपकी 32+ हो गई है। चलिए जी, ये जो संख्याएं आपको बताई गई हैं ये संख्या उन कंपनियों की हैं जिनको सेक्शन 135 के तहत सीएसआर लागू है, जिन्होंने सीएसआर 2 फॉर्म फाइल किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर या एनुअल रिपोर्ट में जो है सीएसआर डिस्क्लोजर दिया है जिन्होंने, राइट। वास्तव में ये संख्या जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। कुछ कंपनीज जो हैं वो ज़ीरो स्पेंड या कम सीएसआर स्पेंड जो है रिपोर्ट करती हैं, लेकिन नेशनल सीएसआर पोर्टल पर जो है वो रिपोर्टेड या एक्टिव सीएसआर वाली कंपनियां ही दर्शाई जाती हैं। तो अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं तो इनमें से 98% जो कंपनीज हैं वो अपना कंप्लीट जो प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर अमाउंट है उसको अब खर्च कर रही है, या फिर कई सब कंपनियां जो उससे ज़्यादा भी अब जो है ओवर स्पेंड भी कर रही हैं, राइट। अब बात करते हैं कि अगर ये अमेंडमेंट लागू हो जाता है तो ये संख्या, अगर मैं बात करूं, ये संख्या दुगनी हो जाएगी, दुगनी से अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर आज की डेट में 32,000 कंपनीज पर सीएसआर लागू है तो ये सीएसआर अमेंडमेंट अगर बिल लागू हो जाता है, जो नया जो प्रेस्क्राइब दिया गया है वो लागू हो गया अगर, तो ऐसे में ये जो संख्या है वो मोर देन 72,000 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। यानी कि 50+ तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, राइट। 50,000 तो प्लस है ही है, लेकिन जिन्हें हम काउंट नहीं कर पा रहे थे जीरो सीएसआर में और इन सब चीज़ों में, उनकी संख्या मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 72,000 से आसपास ये संख्या जाने वाली है। अब इन नई कंपनीज पे, अगर ये कंपनियां जो नई दायरे में आएंगी सीएसआर के, अगर उनकी बात करी जाए तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके पास अनएक्सपीरियंस जो है, या नई सीएसआर टीम होगी, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉन एक्सपर्टीज़ होंगे उनके सीएसआर के जो भी हेड हैं या जो उनकी टीम है, विंग है जो उनकी, उन्हें रूल्स और कंप्लायंस की अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी, और उनकी एनजीओज़ की क्रेडिबिलिटी या उनका बैकग्राउंड जो है जांचने में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है ना। इसमें बजट को या फंड एलोकेशन को लेकर भी वो चैलेंजेस फेस करेंगे। पुअर पार्टनरशिप रहेगी, मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसकी जो है पुअर पार्टनरशिप रहेगी, लिमिटेड अवेयरनेस रहेगी अवेलेबल एनजीओज़ के बारे में या उनकी मार्केट प्लेस के बारे में, है ना। टाइम और इंटरनल रिसोर्सेज को शॉर्टेज का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। आपके जो जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको मैनेज करने में भी उनको जो है फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उनको ट्रेनिंग या एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, और रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि नई नई कंपनियां हैं और उन पर सीएसआर अगर लागू होगा तो ये समस्या उनके सामने खड़ी होंगी। अब सिनेरियो ये बनता है कि एक फंडिंग एजेंसी अगर न्यूली इस दायरे में आती है, जो है सीएसआर के दायरे में आती है, तो उसके पास ये जो समस्याएं मैंने आपको गिनाई, यानी कि एक अनएक्सपीरियंस टीम जिसके सामने ये सारी समस्याएं हैं, उस पर विश्वास करके आगे सीएसआर की फंडिंग करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी, या एक एनजीओ जो ऑलरेडी अपने आईजीपी यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम, या एसजीपी यानी कि सेल्फ जनरेटेड प्रोग्राम, या एक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे प्रोजेक्ट पर जो सस्टेनेबिलिटी को कैरी करता हो, उस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट पर पहले से अगर काम कर रही है, उसको ग्रांट देना जो है इन फंडिंग एजेंसीज की प्रायोरिटी रहेगी, या फिर अपने अनएक्सपीरियंस स्टाफ के भरोसे बैठा रहना, या उनके विश्वास पर या उनके भरोसे पर किसी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को जो है सीएसआर अमाउंट देना।
इनमें से क्या सिचुएशन रह सकती है, इस पर आपकी राय क्या है मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं एक बार फिर इस प्रश्न को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक फंडिंग एजेंसी जो नई नई CSR के दायरे में आई है, वो अपने अनएक्सपीरियंस स्टाफ के भरोसे किसी भी NGO को अपना ग्रांट या CSR अमाउंट दे देगी, या किसी ऑलरेडी रनिंग NGO जो कि किसी SGP सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट हमने खुद ड्राइव किया, उसकी लागत वगैरह सब हम लगा कर बैठे हुए, राइट। कोई भी IGP यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम या सस्टेनेबिलिटी को कैरी करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट जो आपका पहले से चल रहा है, वो उसको फाइनेंस करेगी, यानी उसको वो सपोर्ट करेगी, या अपनी टीम के भरोसे जो है किसी नई जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हायर करेगी, यानी कि किसी नई NGO की तरफ रुख करेगी। इस पर आपका फैसला, आपका विचार क्या है, मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जो इस सेक्टर के विद्वान लोग हैं, जिनको वो बात जो मैं आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था, जिनको ये मैसेज कन्वे हो गया है, अब बात करते हैं उनसे। अगर ये मौका मिलता है आपको, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी हमारी एक्टिव NGOs हैं जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चला रही हैं, इनकम जनरेशन प्रोग्राम पर वर्क कर रही है। अब इनकम जनरेशन प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, जिनका स्किल ट्रेनिंग, जिनका रेवेन्यू मॉडल के साथ है, या सोशल एंटरप्राइज के रूप में कवर कर रही है, लाइवलीहुड के प्रोग्राम चला रही हैं, इको फ्रेंडली वेंचर्स चला रही हैं, SGP सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG वगैरह पर वर्क कर रही हैं, या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर जो संस्थाएँ काम कर रही हैं, उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अपनी NGO की एक्टिविटी रिपोर्ट उसको सॉलिड कर लीजिए। इस साल यानी कि अपकमिंग ईयर 2026 में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रांट एप्लीकेशन को करने की, उसका दायरा भी बढ़ा दीजिए। और किसी भी सलाह की आपको आवश्यकता हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 9991997003। तो चलिए, जो हमारे समझदार साथी संस्थाएं हैं वो तैयार हो गई हैं। क्या आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।